हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज पार्ट 4, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 151। इट इज एन ओल्ड सेइंग, इफ देयर इज नो मार्लो देयर इज नो। पुरानी कहावत है, यदि मार्लो नहीं होते तो कौन नहीं होता। मिल्टन नहीं होते, किड नहीं होता, शेक्सपियर नहीं होते, जॉन लिली नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 151 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम शेक्सपियर। इफ देयर इज नो मार्लो देयर इज नो शेक्सपियर। यदि मार्लो नहीं होते, क्रिस्टोफर मार्लो नहीं होते, तो विलियम शेक्सपियर भी नहीं होती। ये पुरानी कहावत है। क्वेश्चन नंबर 152। टू whom बेन जॉनसन said द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन सम थिंग्स। बेन जॉनसन ने किसके बारे में कहा है द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन सम थिंग्स। जॉन मिल्टन के बारे में कहा है, चौसर के बारे में, जॉन डन के बारे में, जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 152 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन डन। बेन जॉनसन ने जॉन डन को कहा है द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन सम थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 153। हु सेड ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। किसने कहा है। जॉन मिल्टन ने कहा है, डॉक्टर जॉनसन ने, जॉन डायडन ने, या बेन जॉनसन ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन डायडन ने कहा है ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। एक्सप्लेनेशन देखिए। जॉन डायडन ने जॉन डन की पोएट्री के बारे में कहा है। यहाँ पे जो ही है, यहाँ पे जॉन डन है, तो जॉन डन ने कहा है ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 154। ओमिशन ऑफ द वन और मोर लेटर्स इन स्पीच मेकिंग इट कोलोकियल। मतलब बोलचाल की भाषा में एक या दो लेटर का छूट जाना क्या कहलाता है। एलिसन, इलिप्सिस, एम्पैथी, इक्लोग। क्वेश्चन नंबर 154 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलिसन। एक्सप्लेनेशन देखिए। इलिजन इज ओमिशन ऑफ साउंड्स। साउंड्स का भी ओमिशन हो सकता है, सिलेबल्स का, वर्ड्स का इन स्पीच ऑफ राइटिंग। मतलब बोलते समय भी और लिखते समय भी ओमिशन हो सकता है। इट इज मेक टू मेक लैंग्वेज इजियर टू से द फास्टर। एग्जाम्पल्स ऑफ इलिजन इन राइटिंग। जैसे कॉज को कॉज या कॉज करके स्पेल कर सकते हैं, फोर कैसल को फोकेल करके स्पेल कर सकते हैं। तो इलिजन साउंड और सिलेबल वर्ड्स का ओमिशन करते हैं, उसी को इलिशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 155। कॉमन एराज का क्वेश्चन है। ही वॉज इनफ काइंड टू इन्वाइट मी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काइंड इनफ इन प्लेस ऑफ इनफ काइंड। क्यों होगा? क्योंकि ट्रिक है ए ई एन। ए का मतलब इनफ है, ए मतलब एडजेक्टिव, एन मतलब नाउन। मतलब इनफ से पहले एडजेक्टिव आएगा और इनफ के बाद नाउन आएगा। यहाँ पे काइंड एडजेक्टिव है, इसलिए जो काइंड आना चाहिए इनफ से पहले आना चाहिए। ही वॉज काइंड इनफ टू इन्वाइट मी। क्वेश्चन नंबर 156। द अर्लीस्ट वर्ड्स इन द इंग्लिश लिटरेचर वर। इंग्लिश लिटरेचर की अर्लीस्ट वर्ड्स कौन सी है? ओड टू इवनिंग है, जो कि कॉलिंस के द्वारा लिखी गई है। एपिथैल्मियन या प्रोथैल्मियन है, स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। ओड टू नाइटिंगेल है, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। या ऑप्शन डी नन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिथैल्मियन और प्रोथैल्मियन बाय एडमंड स्पेंसर। ये अर्लीस्ट वर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। अर्लीस्ट वर्ड्स इन इंग्लिश लिटरेचर वर एपिथैल्मियन और प्रोथैल्मियन बाय एडमंड स्पेंसर। ये वर्ड्स है, ये मैरिज के ऊपर है, रिटन इन द 16th century। क्वेश्चन नंबर 157। is a literary device that uses symbols to convey a hidden meaning of a moral or political। देखिए, सिंबल्स का यूज हो रहा है, हिडन मीनिंग है। और लास्ट सेशन में बताया था कि अगर स्टोरी को कन्वे की जा रही है सिंबल्स करेक्टर के माध्यम से या हिडन मीनिंग है उसमें, तो उसमें एलेगरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलेगरी। एलेगरी में जो स्टोरी होती है वो सिंबल्स के माध्यम से कन्वे की जाती है। उसमें डबल मीनिंग होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मीनिंग होता है, हिडन मीनिंग भी रहता है।
जैसे स्पेंसर की फेरी क्वीन है, बनियंस की पिलग्रिम प्रोग्रेस है, एडिसन की पब्लिक क्रेडिट है। ये एलेगरी के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 158, इन विच सेंचुरी द प्रॉब्लम प्ले डेवलप्ड? किस सेंचुरी में प्रॉब्लम प्ले डेवलप्ड हुए थे? 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी, 17th सेंचुरी या 15th सेंचुरी? क्वेश्चन नंबर 158 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19th सेंचुरी में प्रॉब्लम प्ले डेवलप। क्वेश्चन नंबर 159, विच पोएट इज कॉल्ड अ ब्रिज बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म? रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म के बीच का ब्रिज किसको कहा जाता है? किस पोएट को कहा जाता है रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म के बीच का ब्रिज? टेनिसन को, ब्राउनिंग को, या कीट्स को, या अर्नोल्ड को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथ्यू अर्नोल्ड को कहा जाता है रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म के बीच का ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 160, इन विच ईयर द टर्म बीट जनरेशन क्वाइंड? किस ईयर बीट जनरेशन क्वाइन किया गया था? 1946, 1945, 1947, 1948? क्वेश्चन नंबर 160 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1948 में क्वाइन किया गया था बीट जनरेशन टर्म को। इस टर्म को क्वाइन किया था जैक केरॉक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 161, इन विच सेंचुरी रिनेसा टुक बर्थ इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में रिनेसा कब आया था? मिडिल ऑफ 13th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 14th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी, या मिडिल ऑफ 16th सेंचुरी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी। एक्सप्लेनेशन देखिए, रिनेसा इंग्लैंड में तो 15th सेंचुरी में आया था, लेट 15th सेंचुरी में आया था और लास्ट अर्ली 17th सेंचुरी तक रहा है। मतलब लेट 15th सेंचुरी से लास्ट अर्ली 17th सेंचुरी तक रहा है इंग्लैंड में। लेकिन इटली में इसका स्टार्टिंग हुई थी 14th सेंचुरी में। अगर इटली का पूछा जाए तो इटली में 14th सेंचुरी और इंग्लैंड में मिडिल 15th सेंचुरी। रिनेसा मूवमेंट वॉज अ कल्चरल मूवमेंट, ये एक प्रकार का कल्चरल मूवमेंट है। क्वेश्चन नंबर 162, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नॉट इनकम्प्लीट? इसमें कौन सी इनकम्प्लीट नहीं है, मतलब कंप्लीट है? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन, एक पोएम है वो कंप्लीट है और तीन इनकम्प्लीट है, तो आपको कंप्लीट वाली बताना है। द रिक्लूज, द एक्सकर्सन, द ruined कॉटेज, द वाइट डू ऑफ राइलस्टोन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द वाइट डू ऑफ राइलस्टोन। ये कंप्लीट पोएम है, बाकी तीनों इनकम्प्लीट है। एक्सप्लेनेशन देखिए, द वाइट डू ऑफ राइलस्टोन, इसको द फेट ऑफ द नॉर्टन्स भी कहते हैं। एक नौ लॉन्ग नरेटिव पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है 1807 1808 में, पब्लिश हुई है 1815। इसकी सेटिंग है राइजिंग ऑफ द नॉर्थ इन 1569 एंड द कंबाइंस हिस्टोरिकल एंड लीजेंडरी सब्जेक्ट मैटर। सो सब्जेक्ट मैटर है, कंबाइंस है, मिक्स है हिस्टोरिकल लीजेंडरी का। इट हैज attracted praise from some critics but has never been one of the Wordsworth more popular poems. कुछ क्रिटिक्स ने तो इनकी प्रशंसा की है, इस पोएम की प्रशंसा की है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर पोएम नहीं रही है ये। मेन मेन की पॉइंट से याद कर लीजिए, द वाइट ऑफ राइल स्टोन, इसको फेथ ऑफ द नॉर्टन्स भी कहते हैं। नरेटिव पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है, 1807-8 में लिखी गई थी, 1815 में पब्लिश हुई थी। सेटिंग राइजिंग ऑफ द नॉर्थ है, सब्जेक्ट मैटर हिस्टोरिकल और लीजेंडरी है। द रिक्लूज, रिक्लूज तीन पार्ट्स में आई है और इसमें मैन ऑन नेचर ऑन ह्यूमन लाइफ को दिखाया गया है, ये कभी कंप्लीट नहीं हुई है, इनकम्प्लीट पोएम है। द एक्सकर्सन, एक्सकर्सन भी रिक्लूज का ही पार्ट्स है, मतलब एक्सकर्सन सेकेंड बुक है रिक्लूज की, सेकेंड बुक ऑफ द रिक्लूज। एक्सकर्सन 1814 में पब्लिश हुई थी और फोकस करती है नैरेटिव ऑफ द ह्यूमन लाइफ को। द ruined कॉटेज, बुक फर्स्ट ऑफ द एक्सकर्सन,
सर्जन की बुक फर्स्ट कोई द रिम कॉटेज कहते हैं। इसमें स्टोरी बताई गई है वुमेन की, जिसका पति युद्ध में जाता है लेकिन कभी वापस नहीं आता है। द पोएम एक्सप्लोर थीम ऑफ पॉवर्टी, लॉस, इम्पैक्ट ऑफ वॉर, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। Question number 163. Paradise Lost was published in 1667 in London. Who was its publisher? पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी 1667 में लंदन में। इसके पब्लिशर बताना है, किसने पब्लिश किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैमुअल सिमॉन्स। सैमुअल सिमॉन्स ने पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश करवाया था 1667 में इन लंदन में। क्वेश्चन नंबर 164. Who argue that Milton deserved credit for making God wicked, since the God of Christianity is a wicked God? कौन तर्क देता है ये? विलियम इम्सन, एफ आर लेविस, आई रिचर्ड्स, पीवी सैली। कौन तर्क देता है कि मिल्टन को क्रेडिट जाता है गॉड को दुष्ट बनाने में, और ईसाई धर्म के गॉड इज अ दुष्ट गॉड है? किसने कहा है ये? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम इम्सन ने कहा है मिल्टन डिजर्व क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ट। मिल्टन को क्रेडिट जाता है भगवान को दुष्ट बनाने का, और तो ईसाई धर्म के ईश्वर है वो एक दुष्ट ईश्वर है। विलियम इम्सन ने यह तर्क दिया है। क्वेश्चन नंबर 165. Who does not fall asleep when Ariel enters playing solemn music? जब एरियल प्रवेश करता है सोलम म्यूजिक बजाते हुए तो कौन नहीं सोता है? एवरीवन प्रेजेंट फॉल asleep, गोंजालो, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो, अलोंसो एंड फ्रांसिस्को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो। टेम्पेस्ट प्ले में जब एरियल इंटर्स करता है सोलो म्यूजिक बजाते हुए तो सेबेस्टियन एंड एंटोनियो ये नहीं सोते, ये जागते रहते हैं। बाकी किंग अलोंसो और गोंजालो ये सो जाते हैं एरियल के मैजिकल म्यूजिक के कारण। क्वेश्चन नंबर 166. इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस गिव्स बोसेनियो रिंग टू पोर्सिया इन एक्ट 4 सीन 2। मर्चेंट ऑफ वेनिस में बोसेनियो की रिंग पोर्सिया को कौन देता है? एक्ट 4 सीन 2 में एंटोनियो, साइलॉक, नेरिसा, ग्रेसियानो। क्वेश्चन नंबर 166 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेसियानो। ग्रेसियानो गिव्स बोसेनियो रिंग टू पोर्सिया इन एक्ट 4 सीन 2। Question number 167. Which play of Shakespeare has been described as the world's most filmed story after Cinderella? Twelfth Night, Romeo and Juliet, The Tempest, Hamlet. शेक्सपियर के किस प्ले को डिस्क्राइब किया जाता है द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म स्टोरी आफ्टर सिंडरेला के रूप में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैमलेट को। क्वेश्चन नंबर 168. द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज आल्सो कॉल्ड एज। इंग्लिश लिटरेचर में जो न्यू क्लासिकल एज है इसको और किस नाम से जानते हैं? अगस्टन एज, रेस्टोरेशन एज, प्यूरिटन एज या नन? 168 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगस्टन एज। क्वेश्चन नंबर 169. हु क्रिटिसाइज पैराडाइज लॉस्ट फॉर इट्स लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट? किसने क्रिटिसाइज किया है पैराडाइज लॉस्ट को और कहा है लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट? डॉक्टर जॉनसन, वॉल्टर पेटर, टी.एस. इलियट, स्विनबर्न। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जॉनसन ने पैराडाइज लॉस्ट को क्रिटिसाइज किया और कहा है लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 170. मिल्टन्स प्रो पाप्लो एंग्लिकानो डिफेंसियो ट्रांसलेटेड एज। किस नेम में ट्रांसलेट की गई है ये पोएम? डिफेंस ऑफ सिविल पावर में, डिफेंस ऑफ न्यू रिपब्लिक, डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल या डिफेंस ऑफ एंग्लो पर्सनालिटीज?
क्वेश्चन नंबर 170 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आ डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल। एक लैटिन पोएम है, लैटिन पोएम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करके इसका नाम है आ डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल। अब प्रो पापुलो एंग्लिकानो डिफेंसिव लैटिन नेम है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जॉन मिल्टन की प्रो पापुलो एंग्लिकानो डिफेंसियो ये लैटिन पोलेमिक है, लिखी गई है 1651 में। ट्रांसलेट डिफेंसियो ऑफ द इंग्लिश पीपल एंड वाज अ पॉलिटिकल पम्फलेट रिटन बाय मिल्टन। मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, पॉलिटिकल पम्फलेट है। डिफेंडिंग द इंग्लिश रिपब्लिक अगेंस्ट अटैक फ्रॉम यूरोपियन मोनार्क्स आफ्टर द एक्सिक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। किंग चार्ल्स फर्स्ट के फांसी के बाद यूरोपियन मोनार्क्स ने अटैक करने के खिलाफ मिल्टन ने ये लिखी है इंग्लिश रिपब्लिक के बचाव में। तो ये एक डिफेंडिंग पोएम है, डिफेंडिंग है इंग्लिश रिपब्लिक। तो इंग्लिश रिपब्लिक के बचाव में ये पोएम लिखी है यूरोपियन मोनार्क के अटैक करने के खिलाफ में, जब किंग चार्ल्स फर्स्ट का फांसी देने के बाद। क्वेश्चन नंबर 171, हु सेड अबाउट इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड द फॉलोइंग पोएम केम इनटू माय हैंड बाय एक्सीडेंट। थॉमस ग्रे, होरेस वॉलपोल, ड्राइडन या नन। किसने कहा है, हु सेड कौन कहता है, इलेजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड के बारे में कि ये पोएम हमारे याद में संयोग बस आ गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होरेस वॉलपोल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 172, हु कॉल्स मैकबेथ वैलियंट कजिन वर्थी जेंटलमैन। कौन कहता है मैकबेथ को वैलियंट कजिन वर्थी जेंटलमैन। मैकडफ, सर्जेंट, लेडी मैकबेथ, किंग डंकन। क्वेश्चन नंबर 172 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किंग डंकन। एक्सप्लेनेशन देखिए, किंग डंकन ने मैकबेथ को कहा है वैलियंट कजिन बर्थी जेंटलमैन, एक्ट फर्स्ट एंड सीन 2 में, मैकबेथ प्ले में। When Duncan learns that Macbeth had defeated मैकडोनाल्ड, जब डंकन को पता चलता है कि मैकबेथ ने मैकडोनाल्ड को हरा दिया है, तब वह मैकबेथ को कहता है वैलेंट कजिन वर्थी जेंटलमैन। The sergeant says that Macbeth and Banquo fought as cannons overcharged with double cracks. सर्जेंट कहते हैं कि मैकबेथ और बंकू लड़े हैं तोपों के साथ, और सर्जेंट का ये डिस्क्रिप्शन है मैकबेथ की वीरता को दिखा रहा है। डंकन सेलिब्रेट करते हैं विक्ट्री बाय ऑर्डरिंग दैट द रिबल थेन ऑफ काउडोर बी हंग एंड मैकबेथ बी गिवन हिज टाइटल। डंकन सेलिब्रेट कर रहे हैं मैकबेथ की विक्टोरी को और ऑर्डर दे रहे हैं कि थेन ऑफ काउडर को फांसी दे दी जाए और जो थेन ऑफ काउडर जो टाइटल है ये मैकबेथ को दे दिया जाए। मैकडोनाल्ड को हराने के बाद मैकबेथ को टाइटल मिल जाता है थेन ऑफ काउडोर का। क्वेश्चन नंबर 173, कौन्स क्या है, सैड पोएम ऑन डेथ है, जॉयफुल पोएम ऑफ बर्थ, लिरिक पोएम ऑफ फेयरवेल, बैलेड ऑन ट्रेवलिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिरिक पोएम ऑफ फेयरवेल। कौन सी एक लिरिक पोएम है फेयरवेल की। क्वेश्चन नंबर 174, कॉर्पस इज यूज्ड, कॉर्पस यूज्ड होता है to denote the body of the reader's work, denote the body of the writer's work, denote the body of the writer या denote body of the publisher। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, denote the body of the writer's work। तो corpse is used to denote the body of the writer's work। क्वेश्चन नंबर 175, थाइजा इज द वाइफ ऑफ, थाइजा किसकी वाइफ होती है, पेरिकल्स की, टिमोन्स की, सिम्बेलिन की, एंटनी की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिकल्स की। थाइजा इज अ वाइफ ऑफ पेरिकल्स। विलियम शेक्सपियर का प्ले है पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे, इसी में थाइसा वाइफ होती है पेरिकल्स की। क्वेश्चन नंबर 176, द मेन सोर्स ऑफ विंटर्स टेल, विंटर्स टेल का मेन सोर्स कौन सा होता है, पेंटोस्टो, पैलेस ऑफ प्लेजर,
प्रोमो एंड कैसेंड्रा, कन्फेंसिव, अमेंटिस। सोर्स याद करिए, विलियम शेक्सपियर के प्ले का सोर्स टीजीटी के पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 176 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंटोस 2। मेन सोर्स ऑफ विंटर्स टेल इज पेंटोस 2। एक्सप्लेनेशन देखिए, द मेन सोर्स ऑफ विंटर्स टेल इज रॉबर्ट ग्रीन्स 1588 नोवेला पेंटोस 2 द ट्रिम्फ ऑफ टाइम। विंटर्स टेल का जो मेन सोर्स है रॉबर्ट ग्रीन का वर्क है, जो कि 1588 में आया था, पेंटोस 2 द ट्रिम्फ ऑफ टाइम, ये मेन सोर्स है। ओविड की मेटामॉर्फोसिस, ये भी एक मेन सोर्स है। तो दो सोर्स है, मेन सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है रॉबर्ट ग्रीन की पेंटोस 2 ट्रिम्फ ऑफ टाइम, एज सेकेंडरी सोर्स ओविड की मेटामॉर्फोसिस। पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे, इसका जो सोर्स है, दो सोर्स है इसके, कन्फेंसियो एमेंटिस बाय जॉन गोवर एंड पैटर्न ऑफ पेनफुल एडवेंचर्स बाय लॉरेंस ट्वेन। द प्ले इज अबाउट द लाइफ ऑफ पेरिकल्स, पेरिकल्स की लाइफ के बारे में बताया गया, उनकी डॉटर मैरीना। पेरिकल्स की डॉटर मैरीना होती है, इनके बारे में बताया गया। जैकोबियन एरा में पॉपुलर थी, बाद में इसका चलन कम हो गया। पेरिकल्स का जो मेन सोर्स है कन्फेंसियो एमेंटिस है, जो कि जॉन गोवर के द्वारा लिखा गया है। पैटर्न ऑफ द पेनफुल एडवेंचरस है, लॉरेंस ट्वेन के द्वारा लिखा गया है। मीजर फॉर मीजर, मेन सोर्स ऑफ द मीजर फॉर मीजर, प्रोमो है कैसेंड्रा, अ प्ले बाय जॉर्ज वेटस्टोन। तो मीजर फॉर मीजर का जो सोर्स है प्रोमो है कैसेंड्रा है, जो कि एक प्ले है जॉर्ज वेटस्टोन का, पब्लिश हुआ था 1578 में। मीजर फॉर मीजर एक स्टोरी है एंजेलो की। एंजेलो एक रिलीजियस टायरेंट, धार्मिक तानाशाह होता है, जो रूल्स करता है वीना पर, इन इन्फोर्स लॉ अगेंस्ट इमोर्टेलिटी, जो इमोर्टेलिटी के विरुद्ध एक कानून लागू कर देता है, जिसके कारण क्लाउडियो को फांसी हो जाती है। द मेन कैरेक्टर इसाबेला, इसाबेला क्लाउडियो की बहन होती है, हु प्लीड्स फॉर हर ब्रदर्स लाइफ आउट ऑफ रॉयल्टी एंड सिस्टरली डिवोशन। इसाबेला अपने भाई को बचाने के लिए प्रार्थना करती है। प्राइमरी सोर्स ऑफ द शेक्सपियर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। देखिए, ऑल वेल दैट एंड्स वेल का मेन सोर्स क्या है, गियोवैनी बोकासियो की डेकामेरॉन और विलियम पेंटर की द पैलेस ऑफ प्लेजर। दो सोर्स है ऑल वेल दैट एंड्स वेल के। पहला सोर्स है गियोवैनी बोकासियो की डेकामेरॉन और दूसरा सोर्स है विलियम पेंटर की द पैलेस ऑफ प्लेजर। तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के सोर्स मैंने बता दिए हैं। देखिए, पेंटोस 2 विंटर्स टेल की हो गई, पैलेस ऑफ प्लेजर, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, प्रोमो कैसेंड्रा, ये मीजर फॉर मीजर का सोर्स हो गया। कन्फेंसियो एमेंटिस, ये पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे। चारों सोर्स मैंने बता दिए हैं। एमसीक्यू इस टाइम नहीं मिलेंगे, एमसीक्यू बनाने का टाइम नहीं मिला है, अब आपको वन लाइनर मिलेंगे। वन लाइनर दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। द टर्म प्रॉब्लम प्ले इज समटाइम्स अप्लाइड टू अ ग्रुप ऑफ शेक्सपियर्स प्ले आल्सो कॉल्ड बिटर कॉमेडीज। विलियम शेक्सपियर के प्रॉब्लम्स प्ले है, टॉयलेट्स एंड क्रेसिडा, मीजर फॉर मीजर, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, ये प्रॉब्लम प्ले हैं। इन प्रॉब्लम प्ले को बिटर कॉमेडीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये जानते रहिए कि प्रॉब्लम प्ले को बिटर कॉमेडीज के नाम से भी जानते हैं। द टर्म पोएटिक जस्टिस डिस्क्राइब अ लिटरेरी डिवाइस इन विच गुड कैरेक्टर्स आर रिवार्डेड एंड इवल कैरेक्टर्स आर पनिश्ड। पोएटिक जस्टिस में जो अच्छे कैरेक्टर होते हैं उनको रिवार्ड दिया जाता है, और जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं उनको पनिश्ड किया जाता है। द टर्म वॉज क्वाइंड 17th सेंचुरी इंग्लिश क्रिटिक्स थॉमस राइमर। जो पोएटिक जस्टिस टर्म है ये थॉमस राइमर ने क्वाइन किया था 17th सेंचुरी में। तो पोएटिक जस्टिस में गुड कैरेक्टर्स आर रिवार्डेड एंड बैड कैरेक्टर्स आर पनिश्ड। निमेसिस, अनोदर टर्म फॉर पोएटिक जस्टिस, पोएटिक जस्टिस के लिए दूसरा टर्म है निमेसिस, वेयर गुड कैरेक्टर्स आर रिवार्डेड फॉर देयर वर्चू एंड इवल कैरेक्टर्स आर पनिश्ड फॉर देयर वाइस। मतलब अच्छे गुणों के कारण जो अच्छे कैरेक्टर होते हैं उनको रिवार्ड दिया जाता है, और बुरे कैरेक्टर उनके दोषों के कारण
जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं उनको पनिश किया जाता है। ग्रीक वर्ड निमेसिस, निमेसिस ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डीलिंग आउट, कम्स फ्रॉम द वर्ब निमेनिंग मीनिंग टू डिपेंस जस्टिस। तो पोएटिक जस्टिस के लिए दूसरा टर्म निमेसिस है। निमेसिस में भी गुड कैरेक्टर्स को रिवार्ड किया जाता है, बैड कैरेक्टर को पनिश किया जाता है। जॉन ड्राइडन, पोएटिक लाइसेंस। अभी पोएटिक जस्टिस था जिसको कॉइन किया था थॉमस राइमर ने, पोएटिक जस्टिस को थॉमस राइमर ने कॉइन किया था। अब आया है पोएटिक लाइसेंस, ये देखिए जॉन ड्राइडन ने कॉइन किया है पोएटिक लाइसेंस को और डिफाइन किया है पोएटिक लाइसेंस को, द लिबर्टी विच पोएट्स हैव अज्यूम टू देमसेल्फ इन ऑल एजेस ऑफ स्पीकिंग थिंग्स इन वर्स विच आर बियॉन्ड द सिविरिटी ऑफ प्रोज। तो ये डिफिनीशन है पोएटिक लाइसेंस की है, जॉन ड्राइडन ने दी है। पोएटिक लाइसेंस को कॉइन किया है जॉन ड्राइडन ने। विलियम शेक्सपियर गेव बोहेमिया अ सी कोस्ट इन विंटर्स टेल। विलियम शेक्सपियर ने बोहेमिया को एक सी कोस्ट दिया था इन विंटर्स टेल। अब किस प्ले में बोहेमिया को सी कोस्ट दिया था ये आपको पता होना चाहिए। विंटर्स टेल में बोहेमिया इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री इन द सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल यूरोप में एक कंट्री है बोहेमिया। शेक्सपियर्स क्लियोपेट्रा whom इनोबार्बस डिस्क्राइब एज हैविंग इनफाइनाइट वैरायटी। इनोबार्बस ने क्लियोपेट्रा को डिस्क्राइब किया है इनफाइनाइट वैरायटी के रूप में। ये पूरी लाइन है, द फ्रेज एज कैन नॉट विदर हर नॉट कस्टम स्टिल हर इनफाइनाइट वैरायटी। ये लाइन इनोबार्बस ने एंटोनियो क्लियोपेट्रा में क्लियोपेट्रा के लिए कही है। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल ने डिफाइन किया है एग्नोसिस को और कहा है अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज प्रोड्यूसिंग लव और हेट between the persons destined by the poet for good or bad fortune। इग्नोरेंस एक रिकॉग्निशन होता है, पहचान होती है। इग्नोरेंस टू नॉलेज, अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ। इन शेक्सपियर्स किंग लियर ग्लाउसेस्टर कॉल्स हिज इलेजिमेट सन एडमंड। किंग लियर प्ले में ग्लाउसेस्टर अपने इलेजिमेट सन को एडमंड, जो इलेजिमेट सन होता है एडमंड, उसको कहता है होर्सन। होर्सन का मतलब वैश्या, वैसा कहता है जब वो इंट्रोड्यूस कराता है अदर करेक्टर्स को, अपने इलेजिमेंट सन एडमंड को अदर करेक्टर्स के साथ में इंट्रोड्यूस कराता है तो वो उसको होर्सन कहता है, वैसा कहता है। इसेंशली यूजिंग एज अ डेरोगेटरी टर्म, एक इंसल्टिंग टर्म है जो एडमंड की इलेजिमेंट स्टेटस को हाईलाइट कर रहा है। डी क्वार्टिना डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना ऑन क्रिस्टीना डॉक्ट्रिना was probably composed between 1655-1660 through Milton's never complete it। मतलब डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम है 1655-1660 के आसपास, लेकिन ये इनकम्प्लीट पोएम है। डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना एक प्रोज वर्क है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। इसमें इन्होंने प्रेजेंट किया अपने क्रिश्चियन व्यूज को। द वर्क इज अ थियोलॉजिकल ट्रीटाइज, मतलब ये एक थियोलॉजिकल ट्रीटाइज है। फाउंड इन 1823 एंड पब्लिश 1825, 1825 में ये पब्लिश हुआ है। लिखा गया, कंपोज हुई है, कंपोजिंग जो डेट है 1655-1660 है, लेकिन पब्लिश हुई है 1825 में। अनफर्निश्ड मैन्युस्क्रिप्ट वाज डिस्कवर्ड इन द पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस इन लंदन इन 1823। जो इस ये पोएम है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, ये अनफिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट है और ये इसको डिस्कवर किया गया था इन पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस लंदन में इन 1823 में और ट्रांसलेट किया गया था लैटिन से इंग्लिश में बाई चार्ल्स समनर के द्वारा और पब्लिश हुए 1825 में ऐसा ट्रीटाइज ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन के रूप में। लैटिन पोएम है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है चार्ल्स समनर ने। अब प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट 1942 में एक बुक है C.S. लेविस की, C.S. लेविस की बुक है 1942 में इन्होंने लिखी है अ प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट। इन द प्ले स्ट्राइफ, स्ट्राइफ प्ले है जॉन गाल्सवर्थी का, उसमें जो जॉन एंथनी होता है उसकी एज 76 ईयर्स होती है।
इन लव्स लेवर लॉस्ट, लव लेवर लॉस्ट में लॉन्गेस्ट सीन आया है एक्ट 5 सीन 2 में। हैंडकरचीफ एपिसोड इन ओथेलो, ओथेलो में एक हैंडकरचीफ एपिसोड आया जो कि आया है एक्ट थर्ड और सीन थर्ड, एक्ट थर्ड और सीन 2, 2 बार आया है, एक एक्ट थर्ड और सीन थर्ड में आया है, एक एक्ट थर्ड और सीन 4 में आया है। एडमंड स्पेंसर इज कंसीडर अ चाइल्ड ऑफ द रिनेसा एंड द रिफॉर्मेशन, जो स्पेंसर है इनको कंसीडर किया जाता है चाइल्ड ऑफ रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन के रूप में। इन पैराडाइज लॉस्ट द करेक्टर राफेल द आर्क एंजल, पैराडाइज लॉस्ट जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई इपिक है, इसमें करेक्टर राफेल होता है आर्क एंजल, जो स्टोरी नरेट कर रहा होता है ईव के क्रिएशन की, कि ईव का क्रिएशन कैसे हुआ है, ये स्टोरी नरेट कर रहा होता है एडम को, एडम के को बता रहा होता है ईव के क्रिएशन के बारे में। जो ईव का क्रिएशन हुआ है एडम के रिफ से हुआ है, मतलब एडम की पसली से ईव का क्रिएशन हुआ है, ये स्टोरी नरेट कर रहा है राफेल। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई स्कॉलर्स एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स के द्वारा ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, जिसमें जॉन हेनरी न्यूमैन है, जॉन केविल है, एडवर्ड प्यूसे है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट बिगिन इन 1833, 1833 में इस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई है बाई जॉन केविल के द्वारा। द मूवमेंट वॉज अ रिन्यूअल विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ये मूवमेंट एक नवीनीकरण था चर्च ऑफ इंग्लैंड के भीतर। इट वॉज ऑल्सो नोन एज द कैथोलिक रिवाइवल, और इस मूवमेंट को कैथोलिक रिवाइवल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।